हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसमें आपको सबसे पहले समझना क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या एक्चुअल में। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अथॉरिटी है या स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है जो कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को करते टाइम क्रिएट किया जाता है। मतलब जिस टाइम हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है अलग अलग पोस्ट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ, किसी भी, अगर आप और छोड़ो, आप किसी भी दूसरे स्कूल में जाओ, आप अलग अलग स्कूल्स में जाके ट्राई करके देखो, वहाँ पे हर जगह पे जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपको यूनिक मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। तो बेटा जैसा बिजनेस का साइज होता है, जैसे वहाँ पे रिलेशनशिप है, जैसे वहाँ के फंक्शन हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बेसिस के ऊपर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होगा उसको डिज़ाइन किया जाता है। और जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है आपके स्ट्रक्चर का, या आपके फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, या आपके प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होगा, चेंज होता जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होता, स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है उसकी कोई। एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको एडजस्ट करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। बेसिकली जो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं वो 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज डिविजनल, सेकेंड वन इज फंक्शनल, थर्ड वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। एक है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट क्रिएट की जाती हैं। आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि सबसे पहले जो वर्क होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका डिवीज़न किया जाता है। डिवीज़न करने के बाद आप लोग क्या करते हो, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप क्या कर देते हो, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हो। जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक जगह पे आप ग्रुप कर देते हो। आपकी जो लाइव क्लास हुई थी जब आप स्कूल में आए थे तो आप लोगों को बताया गया था इसके बारे में, तो वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। प्रोसेस जब हमने पढ़ा वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है कि कितनी पोस्ट यहाँ पे या कितनी जॉब्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उनको आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हो। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का है, एक डिविजनल है और एक फंक्शनल है। जैसा कि नाम से क्लियर होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, ये आपको करना है अकॉर्डिंग टू ब्रॉड, या फिर आप बोल सकते हो मेन फंक्शंस। और जो ग्रुपिंग होगी उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज हम उसको ग्रुप कर देते हैं। मतलब कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ब्रॉड या उनके जो मेन फंक्शन है उसके बेसिस पे वो काम को डिवाइड करेंगे। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जैसे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे कि आपका एक वहाँ पे हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्लास में हमने किया था इसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा हो सकता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका हो सकता है यहाँ पे और क्या नाम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये बेटा अकॉर्डिंग टू आपके जो जितने भी साइज हैं या जितने भी फंक्शन हैं, उन फंक्शंस के अंदर उसका साइज क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप फंक्शन के बेसिस पे आपके डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हो। जो मेन फंक्शन होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट बन जाता है, उसके नीचे सब डिपार्टमेंट और बना दिए जाते हैं। जैसे कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज़ ग्रुप की जाती हैं, सेल की, एडवर्टीजमेंट की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो उसके सब डिपार्टमेंट कहाँ पे बना दिया आपने, मार्केटिंग के अंदर। तो ये आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसके अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो इसके बेनिफिट में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है। तो आप जो जॉब असाइन करोगे इस, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा, इसको जो जॉब असाइन की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी उसको हम देंगे वहाँ पे। तो वो सेम काम को बार बार परफॉर्म करके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा वो बार बार उस चीज़ को परफॉर्म करके क्या हो जाएगा, उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें एक आपको बेटर स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। नंबर 2 जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कैसे हो जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे हर एम्प्लॉय को, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके स्कूल के अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पंकज सर हैं, उनको अकाउंट्स ही पढ़ाना है, तो वो अकाउंट्स पढ़ा के वहाँ के स्पेशलाइज्ड हो गए, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में एंटर नहीं करेंगे। फिर एक मैं हूँ पंकज चोपड़ा 2, तो ये क्या करते हैं, ये बिजनेस पढ़ाते हैं, तो बार बार बिजनेस पढ़ा के एक तो इनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, ये दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, सीएस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनके काम बटे हुए होते हैं, तो वो अपने काम को कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं, तो एक तो उनका स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात ये है कि उनका कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वो बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। इसके अंदर मैनेजरियल एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा इसका एक मैनेजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा इसका अलग मैनेजर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अलग होगा। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो बार बार वही फंक्शन परफॉर्म करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे उनकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। मिनिमल नेक्स्ट है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि अब फाइनेंस का काम किसने करना है, फाइनेंस वाले ने, तो अलग से प्रोडक्शन वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं करेंगे। मार्केटिंग वालों ने सेल करनी है तो सेल का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो डुप्लीकेशन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन की जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया आपने, उसका काम जो है वो सिर्फ वही करेगा, तो आपको दूसरा काम नहीं करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे उस काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब सेम काम रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा वो काम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड।
ट्रेनिंग फैसिलिटेटेड हो जाती है। जैसे कि अगर सपोज मेरे को स्कूल में बुलाया जाता है, मेरे को अकाउंट्स में भी वो ट्रेन कर रहे हैं, इंग्लिश में भी वो ट्रेन कर रहे हैं, बिजनेस में भी वो ट्रेन कर रहे हैं, इको में भी वो ट्रेन कर रहे हैं, सीएस में भी ट्रेन कर रहे हैं, मैथ में भी ट्रेन कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स में ट्रेन करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेरे को 50 बार ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। लेकिन वहीं पे अगर मेरे को ज्वाइन करवाया एज अ अकाउंट्स टीचर, तो अब उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इजी है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ किसकी ट्रेनिंग दिलवानी है, अकाउंट्स की, तो वहाँ पे खर्चा भी कम होगा। तो इस रीजन की वजह से हम उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए उसको ट्रेन करना। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। जितने भी फंक्शन हैं, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे फाइनेंस है, सारे के सारे फंक्शंस को इक्वल वेटेज दी जाती है। ये इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अब आप इनको छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे कि मेरा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं हमेशा ट्राई ये करता हूँ कि कॉमर्स का बच्चा टॉप करे, कॉमर्स का बच्चा टॉप करे, कॉमर्स का बच्चा टॉप करे। हम हमेशा एफर्ट ये डालते हैं, हम हमेशा एफर्ट क्या डालते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करे। तो कई बार ऐसा हो जाता है, स्कूल में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि टॉप निकला तो ओवरऑल स्कूल का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाएगा वहाँ पे। तो अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये आ गई, मैं चाहूँगा कि मेरे पास बच्चा एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए, फीस हो चाहे ना हो। अब मैं तो बोल रहा हूँ फीस दो चाहे ना दो, मेरे को तो रिजल्ट चाहिए, मेरे को कॉमर्स को ऊपर लेके आना है। लेकिन स्कूल का ऑब्जेक्टिव है फीस को भी कलेक्ट करना, तो वो मिसमैच हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब कॉमर्स वालों का आर्ट्स वाले के साथ रिलेशन बनाना, आर्ट्स वालों का साइंस वालों के साथ रिलेशन बनाना, वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। रीजन इज हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर शो करूं। जैसे मैंने बोला कि सीएम सर आर्ट्स का लेक्चर नहीं लेंगे, सीएम सर साइंस का लेक्चर नहीं लेंगे, वो सिर्फ कॉमर्स का लेंगे। तो अब क्या है, मैंने ज़्यादा रिसोर्सेज लेने शुरू कर दिए, जबकि सीएम सर 2 लेक्चर लेके फ्री हो जाते हैं, तो मैं उनको बाकी 4 लेक्चर फ्री बिठा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, एक तो पैसा ज़्यादा लगेगा, अलग अलग टीचर से अपॉइंट करने पड़ेंगे। दूसरी बात क्या होता है, वहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर किसी के इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहता है, भेदभाव रहता है या झगड़ा रहता है हमेशा, कि कॉमर्स वाले चाहते हैं कि कॉमर्स की जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पे बोर्ड्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे एसी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, सब चाहते हैं। साइंस वाले अलग ही डिमांड करते हैं, वो कहते हैं हमारे लैब में ये फैसिलिटी हो, वो फैसिलिटी हो, फलाना ये वो काफ़ी कुछ। तो जो कॉमन इंटरेस्ट है उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है सबके, उनमें कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। क्योंकि अब मैं हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स पढ़ाई जा रहा हूँ, अकाउंट्स ही पढ़ाई जा रहा हूँ, तो मेरी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। मेरी ग्रोथ हो रही है क्योंकि मैं एक ही फंक्शन में ट्रेन हो रहा हूँ, दूसरे फंक्शंस के बारे में मेरे को नहीं पता, तो मैं डेवलप नहीं हो रहा, जस्ट आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो फंक्शनल में ये भी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है। और कौन कौन सी जगह के लिए सुटेबल है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, सिंगल प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सुटेबल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कैसे होगा, डिवीजन ऑफ वर्क will be done on the basis of product, on the basis of product। वहां पे डिवीजन कैसे हो रहा है, फंक्शंस के बेसिस पे, तो इसका नाम रख दिया उन्होंने फंक्शनल। यहाँ पे डिवीजन किसके बेसिस पे हो रहा है, प्रोडक्ट, तो इसका नाम इन्होंने रखा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो पूरा काम होता है उसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाती है वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आपकी जो कंपनी है, जैसे आप लोगों ने, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वीडियोकॉन है, या वीडियोकॉन को छोड़ो, एमआई पे हो, एमआई आप सब लोग यूज़ कर रहे हो, एमआई है, एमआई क्या करता है, मोबाइल फ़ोन भी प्रोड्यूस करता है, एमआई क्या करता है, आपके एलसीडी टीवी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एमआई दोनों काम कर रहा है, तो उसने क्या किया कि मोबाइल फ़ोन का डिपार्टमेंट अलग उठा के रख दिया और टेलीविज़न का डिपार्टमेंट अलग उठा के रख दिया। तो इसको कौन सा हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, और ये ऐसी जगह सुटेबल है जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, पहला बेनिफिट आपको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, जो आपके डिविजनल हेड हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स कैसे बनाने वाले हो, यहाँ पे आप एक तो बनाने वाले हो मोबाइल फ़ोन का डिपार्टमेंट, और एक आप बनाने वाले हो टेलीविज़न का डिपार्टमेंट। तो ये दो डिपार्टमेंट अलग बन गए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। तो अब जो इसका हेड होगा, इसका जो मैनेजर होगा, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिसीजन, परचेज, सेल, फाइनेंस, सारे डिसीजन जितने भी वो फंक्शन है वो सारे अकेला परफॉर्म करेगा। यहाँ पे टेलीविजन में भी एक अलग से मैनेजर होगा, इसको भी वो सारे फंक्शन, जो सारे फंक्शन आपने लिखे हुए हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारे के सारे फंक्शन से रिलेटेड डिसीजन इसको लेने हैं। तो यहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, डेवलप होगा। डेवलपमेंट क्या होती है, जब आप ओवरऑल सारी चीज़ों में लेके आ रहे हो। ग्रोथ क्या होती है, जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे दोनों मैनेजर, तो इनकी डेवलपमेंट ओवरऑल होगी। दूसरी बात, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड, जो भी डिवीजन है, मोबाइल फ़ोन अलग डिवीजन है, टेलीविज़न अलग डिवीजन है, इनका प्रॉफिट लॉस आप अलग से देख सकते हो, इसका प्रॉफिट लॉस आप अलग से देख सकते हो। तो ये भी आपको डिविजनल में बेनिफिट मिल जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, मोबाइल से रिलेटेड सारे डिसीजन इस मैनेजर ने लेने, तो इसको इसके साथ कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होगी वो क्या होगी, क्विक होगी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि फाइनेंस वाले को, प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस के पास जाने पड़ेगा, मार्केटिंग वाले को प्रोडक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो इंटरडिपेंडेंस रहती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, इसलिए क्विक डिसीजन हो जाता है। उसके बाद इजी फॉर एक्सपेंशन। अब जैसे आप, इन्होंने मोबाइल फ़ोन में एंटर किया, मोबाइल फ़ोन के बाद कहाँ गए, टेलीफोन में। अब ये मान लो आ जाते हैं, अगला जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एयर कंडीशन। एयर कंडीशन यानी कि एसी ये प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देंगे, तो उसका अलग हेड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन इजी हो जाती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, नुकसान। फर्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड, जो आपके मोबाइल फ़ोन वाला है, टेलीविज़न वाला है, एयर कंडीशन वाला है, इनके जो डिविजनल हेड है, यानी कि इसका जो मैनेजर है, इसका जो मैनेजर है, इसका जो मैनेजर है, इनके बीच में लड़ाई होगी। ये चाहेगा मेरे को सारे रिसोर्सेज दो, मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज दो, ये बोलेगा मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज दो, ये बोलेगा मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज दो। तो रिसोर्सेज के चक्कर में इनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा। दूसरी बात, डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो एक ही काम को ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तीनों करेंगे तो डुप्लीकेसी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फिश एटीट्यूड। अब जो मोबाइल वाले हैं वो मोबाइल को ही प्रमोट करेंगे, वो इसको टेलीविज़न को प्रमोट नहीं करेंगे, वो उसको निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है, जो कि आपके लिए एक लिमिटेशन है किसकी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। सुटेबल मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज अलग हों, मार्केटिंग की टेक्निक्स अलग रिक्वायर्ड हों, वहाँ पे आप डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो आप खुद से रीड करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने ट्यूसडे को और फ्राइडे को स्कूल आना है, वहाँ पे आके आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इन 2 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल में आएँ, अपने डाउट्स लें, ठीक है बेटा। ऐसा ना हो कि आप क्लासेस लग रही हैं और आप घर बैठ के आप एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू।